हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से। मेरा नाम है बालमुकुंद दुबे और मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हम लोग कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी। ये जो अलग अलग पोर्शंस हैं ये हम लोग धीरे धीरे करके इसको कवर करेंगे और इसके साथ साथ ईजिएस्ट वे में आपको पढ़ाएंगे, शुरुआत से आखिरी तक, ए से लेकर के जेड तक जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन एक एक करके वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग जरा देखेंगे। इसमें सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम through which a society organizes the production, distribution and consumption of goods and services। तो बेसिकली इकोनॉमी को अगर हम पढ़े तो इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम whereby people earn their people earn their livelihood। तो बेसिकली वी आर कंसिडर्ड अबाउट that what is the meaning of economy। तो economy refers to a system whereby the people earn their livelihood। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में एक जो इंसान है, एक जो पर्सन है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक पर्सन आपके पास कंसर्न है टू अर्न इट्स लाइवलीहुड। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, और इस सिस्टम को ही हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम में आपके पास पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जो प्रोडक्शन करेंगे, कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो कंजम्पशन करेंगे, एंड देयर विल बी आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि सिंपल ये कहता है कि एक ओवरऑल सिस्टम आपके पास है जहां पे एक तरफ कंज्यूमर है जो कि कंजम्पशन के लिए, एक तरफ प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन के लिए, और इनके बीच में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयर बाय ऑल्सो आफ्टर द ट्रांजेक्शन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम अमंग सेवरल फैक्टर्स। वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है इट इज अ सिस्टम वेयर बाय अ पर्सन इज हैविंग इट्स लाइवलीहुड, कि अपनी जीवन शैली को कमाने में वो इकोनॉमी आपको हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के वाइटल कंपोनेंट्स है जो कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास पहले है कंज्यूमर, फिर इसके बाद आपके पास है प्रोड्यूसर, फिर गवर्नमेंट आपके पास गिवन है, देन देयर आफ्टर देयर इज अ मार्केट, एंड नेक्स्ट दैट इज रिसोर्सेज। इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर, तो पहले भी आपको पता होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर आप सीधे बोलेंगे सर गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हो गए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है कि आप एक कंज्यूमर हैं। जब आप एक किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन का मतलब हर चीज को खा लेना नहीं होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास पेन टैब है तो क्या इसको हम खाएंगे तो ही कंजम्पशन? नहीं, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना, किसी भी गुड का इस्तेमाल करना। और जब किसी गुड को इस्तेमाल करते हैं तो हम एक कंज्यूमर बन जाते हैं, और यूजेस आपके डिफरेंट तरीके की होती है, हर एक गुड्स की यूजेस अलग अलग तरह से होती है। इसी तरह से प्रोड्यूसर अगर हम आते हैं तो प्रोड्यूसर refers to a person who is engaged in the production of goods and services for the consumer। कि भाई कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है तो उस गुड को कोई बनाएगा तभी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। और पर्टिकुलरली जो प्रोड्यूसर आपके पास है वो पर्सन है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, मतलब उस चीज को बनाता है जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। और वो डिफरेंट तरीके के, जैसे मान लेते हैं आपको प्यास लगती है तो उसके लिए वाटर आप परचेज करते हैं, वाटर बॉटल परचेज करते हैं। तो जब कंजम्पशन है तभी आपके पास प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह से आपके पास गवर्नमेंट आ जाता है। हु इज गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट सर वो है जो टैक्स लेता है। बिल्कुल सही बात है, टैक्स वसूलता है और एकदम वसूली भाई की तरह आपके घर के सामने खड़ा रहता है। नहीं, घर के सामने नहीं रहता है, लेकिन गवर्नमेंट बेसिकली एक तरीके से टैक्स कलेक्ट करता है आपकी बेनिफिट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम है टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। कि मतलब जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी वेलफेयर को मैक्सिमाइज करता है। मैक्सिमाइज कहने का ये मतलब है कि उसको ज्यादा से ज्यादा राइज करता है। मान लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की हम बात करें, हर एक इकोनॉमी में जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर हमने गवर्नमेंट बनाई है तो उस गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगा, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगा? हमारे लिए रोड्स बनाएगा, रेलवे डेवलप करेगा, पोर्ट्स बनाएगा, कम्युनिकेशन डेवलप करेगा, हॉस्पिटल्स बनाएगा, स्कूल बनाएगा, कॉलेजेस बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी उसी गवर्नमेंट से होती है।
तो अगर गवर्नमेंट से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो एक्सपेंडिचर करेंगे, पैसे को खर्च करेंगे। तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा हम उनको देंगे। हम किस फॉर्म में देंगे उनको पैसा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स के पैसे से ही हमारा जो वेलफेयर होता है वो मैक्सिमाइज होता है और इसी तरह से गवर्नमेंट आपकी वर्क करती है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है मार्केट। तो मार्केट क्या होता है? तो market refers to a arrangement whereby the producers and the sellers are having a contact for buying and selling of goods and services। जहाँ पे सिंपल मतलब है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर से मिलता है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन हो सके। और ये मिलना फिजिकल फॉर्म में जरूरी नहीं है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट। जैसे मान लेते हैं कि आप अमेजोन से सामान खरीदते हैं, भाई ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि मार्केट सर एक जगह है जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। हाँ, लेमन लैंग्वेज में अपने शब्दों में आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में मार्केट का वर्ड बहुत वाइड होता है जहां पे मार्केट को बताया गया है कि मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जब एक बायर एक सेलर से मिलता है, कॉन्टैक्ट में आता है। तो कॉन्टैक्ट जरूरी है, ना कि उसका फिजिकल अपेयरेंस, मतलब वहां पे फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? भाई सिंपल है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया या इंटरनेट से हमने ऑर्डर प्लेस किया, यही तो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अगर आप प्लेस करें तो मोबाइल फोन और लैपटॉप को रख देते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप सिंपली मार्केट को एक अरेंजमेंट के तौर पे उसको लेते हैं जहां पे आप या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से या आप क्या कर सकते हैं फेस टू फेस से, या हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली इंटरनेट का यूज के थ्रू आप वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करें। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? तो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, और इनके बिना कभी भी प्रोडक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज देन यू हैव टू यूज दिस फैक्टर्स सो दैट यू कैन प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इजी वे। नेक्स्ट इसी में आपके पास आ जाती है कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? सर सिलेबस में है तो इसलिए पढ़ना है। सर मजबूरी है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं तो हम घर पे बैठे रहते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, पढ़ो। नहीं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए भाई। पढ़े लिखे इंसान जब बनेंगे तो ही सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास पर्टिकुलरली वजह है वो यही है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। भाई आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप दुनिया देखें, दुनिया घर पे बैठे बैठे तो देख नहीं पाएंगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू टू एनालाइज व्हाट इज द इन्फ्लेशन, व्हाट इज द पॉलिसी इफेक्ट्स। कि मतलब अगर देश में इन्फ्लेशन होता है तो आप बोलेंगे सर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब हिंदी में महंगाई आप कहते हैं, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आप कहेंगे तो दैट इज परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल जब लगातार और तेजी से बढ़ते हैं उसको आप कहते हैं इन्फ्लेशन। इसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग है, मतलब इन्फ्लेशन आपकी महंगाई हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? जब उसके ऊपर आप पढ़ेंगे। नहीं, आपको कैसे पता कि देश में महंगाई चल रही है? बस किसी ने बोल दिया तो हमने बोल दिया? नहीं, आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हाँ पहले महंगाई इतनी थी, अब महंगाई इतनी हो गई है, मतलब पिछले साल के प्राइस इतने थे, इस साल के प्राइस इतने हो गए, तो मतलब पहले से आपके जो प्राइस हैं वो राइज हो गए हैं, और इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। और पॉलिसी जो आपके पास है, पॉलिसी इफेक्ट्स आपके पास एवरीडे लाइफ पे, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या हमारी कोई पॉलिसी है उसका डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ मेक बेटर डिसीजन, तो आपके सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। लर्न टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज वाइजली। जैसे मान लेते हैं आपके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, तो आप उसको क्या चाहते हैं? कहीं भी कैसे भी खर्च कर दे, बस सर चल जाएगा, कोई बात नहीं। आप कहीं शोरूम पे जाते हैं तो जो पहले दिख जाता है वो लेकर के चले जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे चॉइसेस क्या है, नहीं, इससे फर्क पड़ता है। और सबसे पहली चीज आप ये रिगार्ड करना चाहते हैं कि हमको क्या पसंद है, तो हमको वही पसंद है जो सबसे अच्छा हो और सबसे बेहतर हो। और सबसे अच्छा और सबसे बेहतर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलोकेट करना पड़ेगा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इन अ वेरी वाइजली और वाइज वे। कि मतलब आपको सही ढंग से उस रिसोर्सेज को डिवाइड करना है, बांटना है, क्योंकि पैसा कम है और कम पैसे में आप चाहते हैं ज्यादा सेटिस्फैक्शन, तो इसके लिए आप उस पैसे को सही से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज। आज के समय पे इकोनॉमिक्स अगर आप देखिए बहुत वास्ट फील्ड हो गई, जहां पे आप फाइनेंस में, पॉलिसी में, बिजनेस में, रिसर्च में और गवर्नमेंट एरियाज में आपको वेरियस पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट हेल्प्स ओवरऑल
टू ऑल द एरियाज। फिर इसके बाद आपके पास गवर्नमेंट बजट आ जाएगा, मतलब एज अ इन्फॉर्म सिटीजन, मतलब आप भाई एक इन्फॉर्म सिटीजन है, तो इन्फॉर्म सिटीजन अगर आप हैं तो इस केस में आपके बजट में, टैक्सेस में, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में, हर एक एरिया में आपको हेल्प करेगा ये जो इकोनॉमिक्स आपका है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन आपके ऊपर फोकस है, दैट इज ऑन द मेकिंग बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन मतलब कि दैट इज रिलेटेड टू स्कार्सिटी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं, सही जगह उपयोग करना चाहते हैं। तो सही जगह उपयोग कैसे करेंगे? कुछ भी खरीद के ले आएंगे तो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसमें देखेंगे कि सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है और सबसे कम प्राइस में क्या है, सबसे कम में और सबसे बेहतर, वो चूज करेंगे। और उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी हेल्प करेगा टू टेक द डिसीजन। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है डाटा स्कार्सिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब बेसिकली व्हाट इज स्कार्सिटी एंड व्हाट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो स्कार्सिटी इज अबाउट द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो बेसिकली स्कार्सिटी इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। भाई सिंपल है कि आपके जो ह्यूमन वांट्स हैं, आपकी आवश्यकताएं, वो अनेक है, बहुत सारी है। आपने ये मन हुआ कि भाई लखनऊ में अगर रहते हैं तो यहाँ पे लपेटा मोमोज बहुत फेमस है, तो आपने ये सोचा कि अगर आपके पास 200 रुपए है तो उसका आप चाहे लपेटा मोमोज खा ले, और चाहे आपका मन है कि एक डोमिनोज में बैठ करके आराम से एक मील ले, और कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, और इसके साथ साथ आपके पास पर्टिकुलरली पिज्जा हम परचेज करें और उसको खाए। या फिर आपका मन है कि मैकडी में जाए तो मैकडी में अच्छा सा बर्गर खाए, उसका पूरा ओवरऑल आपके पास एक कॉम्बो आप ले। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसी 200 रुपए को आप कहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आपके पास पैसे थे कितने? 200। तो क्या आप सारी चीजें पूरी कर पाएंगे? नहीं। तो वांट्स, आपकी आवश्यकताएं बहुत सारी थी भाई। आपके पास लपेटा मोमोज भी था, पिज्जा भी था, और इसके साथ साथ आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, दैट इज योर कि मैकडी का जो आपके पास बर्गर है वो भी था। लेकिन आपका ये मन है कि मैकडी का बर्गर ना खा के आप लपेटा मोमोज आज खाना चाहते हैं, तो आपने पिज्जा भी सेक्रीफाइस कर दिया और इसके साथ साथ बर्गर भी सेक्रीफाइस कर दिया और लपेटा मोमोज खाया। तो इसके लिए अनलिमिटेड वांट्स आपके पास हैं। अनलिमिटेड वांट्स कहने का ये मतलब है कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब कहने का कि सिंपल आपके पास है, जो वांट्स आपके पास हैं वो अनलिमिटेड है, जो कि कभी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास है, रिसोर्सेज का कहने का मतलब है कि पैसा, पैसे की अवेलेबिलिटी, जिससे आप उन वांट्स को पूरा करेंगे, और इसके साथ 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 उस गुड्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आप पहुंचे, आपको काफी लेट हो गया था, तो आपने देखा कि यहाँ पे मैकडी नहीं खुला है, या फिर डोमिनोज जो आपके पास है पर्टिकुलरली वो भी नहीं ओपन है। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि लपेटा मोमोज खुला हुआ है। तो मैकडी भी नहीं खुला था, डोमिनोज भी नहीं खुला था, लपेटा मोमोज खुला था, तो आपने क्या किया? लपेटा मोमोज खा लिया। तो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी कहने का मतलब पैसा, और पैसे के साथ साथ गुड्स की अवेलेबिलिटी दोनों होना जरूरी है। और जो कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, जिस वजह से आप सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकते। पैसा आपके पास कम है, जिस कारण की वजह से उससे आप सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। कुछ पूरा करेंगे, कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चॉइस आपके पास यहाँ पे इनएविटेबल है, बिकॉज यू हैव टू मेक अ चॉइस, बिकॉज यू आर हैविंग द अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स आपकी बहुत सारी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो पैसा आपके पास है वो बहुत कम है। इस वजह से अमंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स यू हैव टू मेक द चॉइस, कि आपको चूज इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि वांट्स बहुत सारी हैं, पैसा लिमिटेड है। तो लिमिटेड पैसे में आप सब पूरा नहीं कर पाएंगे और कुछ एक पूरा कर पाएंगे। तो वो जो भी आप पूरा करना चाहते हैं वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये डिपेंडेंट होता है इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर भी, कि वो क्या पूरा करना चाहेंगे और क्या छोड़ देंगे। ठीक। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि भाई सिंपल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स रिलेटेड टू द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। क्योंकि ह्यूमन वांट्स आपके पास अनलिमिटेड है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास है वो स्कार्स हैं या लिमिटेड है, जिस कारण की वजह से आपके पास प्रॉब्लम अराइज होती है कि कौन सी रिसोर्स कहाँ पे यूज होगी, कौन सी ऐसी वांट्स हैं जिनको पूरा करे और कौन सी ऐसी वांट्स हैं जिनको छोड़ दे। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज द सेम, अनलिमिटेड वांट्स, limited resources, and we are having the alternative uses of resources. That was given in the scarcity definition given by Leon and Robbins. आगे देखेंगे scarcity definition जो आपके पास है उसमें हम देखेंगे किस तरह से आपके पास पर्टिकुलरली ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है, कि वांट्स आपके पास अनलिमिटेड है, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इस वजह से आपके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि भाई आपकी वांट्स कई सारी हैं,
लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसा कम है, तो उस पैसे से आप सारी वांट्स पूरा नहीं कर सकते, कुछ पूरा कर पाएंगे, कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमको चॉइसेस करनी पड़ेगी, और क्योंकि पैसा कम है इस वजह से उसके इस्तेमाल कई सारे हो जाते हैं, यूजेस कई सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाता है दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग देखेंगे लियोनार्डो रॉबिन्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन, और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लियोनार्डो रॉबिन्स 1932, एंड द डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय लियोनार्डो रॉबिन्स दैट वाज, अभी बताया था मैंने आपको कि स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया गया था। स्कार्सिटी डेफिनेशन डिस्कस अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। So the economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ये सिंपल है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, स्कार्स मीन्स एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो एंड्स क्या होता है? एंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लेकिन अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए बेसिकली एंड्स का मतलब क्या है? दैट इज इट इज अनलिमिटेड बॉन्ड्स, कि जो बॉन्ड्स आपके पास है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसा कि लिखा है आपके पास, इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर वी स्टडी अनलिमिटेड बॉन्ड्स। इसके साथ साथ आपके पास क्या है? दैट इज स्कार्स मीन्स। व्हाट इज स्कार्स मीन्स? स्कार्स मीन्स refers to limited resources, the resources which we use those are in a limited form। लेकिन इसके बाद आपके पास आ जाएंगे ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो उसके यूजेस कई सारी जगह आ जाएंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उस रिसोर्सेज को आप कहाँ पे किस तरह से कितना यूज करेंगे। तो आपके पास एंड्स आ जाएंगी और इसके साथ साथ अनलिमिटेड बॉन्ड्स आ जाएंगी। एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स आपकी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं, और जिसको पूरा करने के लिए जो पैसा आपके पास है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि कम है पैसा, इस वजह से सारी बॉन्ड्स आप पूरी नहीं कर सकते, कुछ पूरी कर पाएंगे, कुछ पूरी नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ चॉइसेस। ठीक है, तो यही ये चीज बता रहा है कि देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ लिमिटेड मीन्स बट द बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंट आपके ऊपर है कि आप किस जगह उसका यूज करना चाहेंगे। इसी के साथ साथ इससे पहले आपकी लियोनार्डो रॉबिन्स से पहले एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी 1776 में, साइंस ऑफ वेल्थ, और इसी तरह से मार्शल ने 1890 में डेफिनेशन दी थी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बताते हैं और क्या है डेफिनेशन, वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इफ वी टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वी आर हैविंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि एक सिंगल कंज्यूमर, एक फर्म, एक सिंगल मार्केट। अब आप बोलेंगे सर मार्केट में तो बहुत सारे होते हैं कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, सही है, लेकिन मार्केट भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रीजनल मार्केट्स आपके पास है, लेकिन इनमें से आप सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट पढ़ेंगे, दैट इज अ सिंगल मार्केट, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। क्योंकि माइक्रो में एक आपके पास पर्टिकुलरली अल्फाबेट है, जिसका जो अल्फाबेट है दैट इज आई। तो आई से आप क्या समझते हैं? दैट इज इट रेफर्स टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो में जो एक वर्ड आपके पास है वो है ए। मैक्रो का एक वर्ड है ए। ए का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, कि पूरे इकोनॉमी में जितने यूनिट्स हैं उन सब के ऊपर जब आप पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब आप पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास है, किसी एक इंडिविजुअल बिहेवियर को आप पढ़ते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कि मान लेते हैं कि हम हैं, अगर प्राइसेस किसी कमोडिटी का बढ़ जाता है तो हम अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, तो जिसको हम कहते हैं दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू वेयर बाय if there is rise in the price of a commodity, the individual consumer tends to decrease the demand। ऐसा हमारा मानना है, और हमारे मानने के हिसाब से हो सकता है दूसरे का भी ऐसा ही हो, तीसरे का भी ऐसा हो। तो मतलब किसी एक के ऊपर पढ़ करके जब आप सबके ऊपर वो चीज अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी वजह से सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। किस चीज के ऊपर बेस्ड है?
assumptions कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर आप जब पढ़ते हैं तो दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल है और हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, और जब डिफरेंट है तो इस केस में आपको सबके ऊपर अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, और सबके ऊपर जब आप अलग अलग पढ़ेंगे तो इसी को कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ऑल। कि सबके ऊपर जब आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपका बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे ये फोकस करता है ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल के ऊपर फोकस करता है। अब जो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर पढ़ेंगे, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर, इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो पड़ता है इंटायर इकोनॉमी के ऊपर या एग्रीगेट के ऊपर, मतलब सम टोटल ऑफ। इसी तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन आपके पास है, इनका सेंट्रल प्रॉब्लम प्राइस डिटर्मिनेशन है, जबकि मैक्रो में आपके पास डिटर्मिनेशन करना है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। एंड द की वेरिएबल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, जबकि मैक्रो में आप स्टडी करते हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और एग्जांपल में प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली आप पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि मैक्रो में इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया पढ़ते हैं। इसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट, इसी के साथ आपका ये वीडियो एंड होता है, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe the channel.